सब कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें, टॉपिक्स, एमसीक्यूज या अदर थिंग्स। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने यहाँ पे एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो स्पेशली लेखा लिपिक, असिस्टेंट अकाउंटेंट या जो हमारे कॉमर्स की अल्टी के एग्ज़ाम्स इससे रिलेटेड या लेक्चरर के एग्ज़ाम्स, तो इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपके जो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस रहते हैं, तो उन एमसीक्यूज़ का मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो उस पर मैं 5 पार्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा 6th वाला पार्ट है, छठा पार्ट ये है। अगर आपने वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं, लगभग उसमें आपको 100 से अबव एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो वो आप पहले जाकर देख लें, ठीक है ना। और उस पे हमने बेसिकली जो हर एक जो ऑप्शन होता है उसका हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने राइट आंसर को टिक कर दिया और हमारा काम हो गया। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन ना पूछा गया, इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन भी पूछा गया, तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। हर एक ऑप्शन का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आंसर को देखते हैं। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है, तो चैनल पे मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है कॉमर्स एमसीक्यू करके। तो उसके अंदर आपको पार्ट बाय पार्ट सारे यहाँ पे जो एमसीक्यू के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही अदर टॉपिक्स के भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं कुछ, है कि नहीं, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके बाद लिक्विडेशन है, इस तरह की कुछ वीडियो आपके पास मैंने ये चैनल पर डाली हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द कंट्रोल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इम्प्लाइज। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर को आज ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आंसर को ना दिखाएं, तो आंसर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो आप पॉज करके आंसर को सोच सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर देख सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। चलिए, कंट्रोल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इम्प्लाइज। कंट्रोल फंक्शन हमारा होता है मैनेजमेंट के लिए, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास कंट्रोल फंक्शन होता है। तो कंट्रोल फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें आती, क्या कंट्रोल फंक्शन का काम होता है। पहला ऑप्शन है टू ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज़, टू कीप द वर्क फोर्स सेटिस्फाइड, टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, और लास्ट वन इज टू डिक्टेट द सबऑर्डिनेट। देखना यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू ब्रिंग द हार्मनी वेरियस एक्टिविटी, यानी कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना। एक तरह से हार्मनी का मतलब हो गया तालमेल बैठाना, ठीक है। तालमेल बैठाने का काम हमारा कंट्रोल फंक्शन का होता है। या सेकंड, टू कीप द वर्क फोर्स सेटिस्फाई करने का, हमारे जो वर्कर हैं या वर्क फोर्स है उसको सेटिस्फाइड करने का काम क्या कंट्रोल फंक्शन का होता है। टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, या बिल्कुल जो आपका करेक्टिव एक्शंस लेना है, जो आपके सही डिसीजंस लेने हैं, तो उसका काम होता है। या टू डिक्टेट द सबऑर्डिनेट, या सबऑर्डिनेट को जो एक तरह से जो ऑर्डर देना है वो काम होता है। देखिए पहला है हार्मोनी इन वेरियस एक्टिविटीज़। हार्मोनी वेरियस एक्टिविटी ये हमारा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग का, और जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है ये वो काम करता है। टू कीप द वर्क फोर्स सेटिस्फाई करना इन द सेंस कि मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेट करने को सेटिस्फाई करना हम लिंक कर सकते हैं, और ये काम होता है डायरेक्टिंग का। मैंने पिछले जो पार्ट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन कराया है, डायरेक्टिंग का ये काम होता है। थर्ड है टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल, करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन लेना हमारा कंट्रोल का काम होता है, क्योंकि कंट्रोल फंक्शन काम कैसे करता है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे फिक्स रहता है और एक एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो रहती है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और रियल जो पोजीशन है वो निकल कर यहाँ पे सामने आती है। उसके बाद कंट्रोल फंक्शन का काम रहता है, कंट्रोल मैनेजमेंट का काम रहता है कि किस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, जो कमियाँ रह गई उसको पूरा कर सकते हैं। तो करेक्टिव डिसीजन लेना हमारे कंट्रोल फंक्शन का काम होता है। लास्ट है टू डिक्टेट द सबऑर्डिनेट पे कंट्रोल करना। ये तो हमारा किस तरह का हो गया, एक तरह से अथॉरिटी, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने उस पर कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सेकेंड वन, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एम सेट। देखिए कोऑर्डिनेशन फंक्शन हमारा, जो पिछले वीडियो में भी बहुत बार कोऑर्डिनेशन आया है, कोऑर्डिनेट करना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो उसको वो एक फंक्शंस के तौर पे मैनेजमेंट में देखा जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला है प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सोनल,
दूसरा है ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज़। थर्ड है टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, कोऑर्डिनेशन का हमारा होता है सबसे पहला चीज़, हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, प्रोवाइडिंग सफिशेंट पर्सोनल। सफिशेंट पर्सोनल इन द सेंस कि आपको एक सफिशेंट वर्क फोर्स का निर्माण, वर्क फोर्स यहाँ पे अपॉइंट करनी है, और पर्सोनल इन द सेंस कि पर्सनस को आपको अपॉइंट करना है। तो ये तो हमारा काम किसका होता है, ये सब तो हमारा जो मैनेजमेंट है, ओवरऑल जो HRM है उसका काम होता है, ह्यूमन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सोनल मैनेजमेंट, उसका ये फंक्शन होता है। दूसरा है टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमने ऊपर देख लिया था, ये वाला सी वाला ऑप्शन, ये तो हमारे कंट्रोलिंग का फंक्शन होता है। और थर्ड हमारा ऑल ऑफ दी अबव हमारा हो नहीं सकता है, तो बचा कौन सा, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटी। बिल्कुल हार्मनी, हमारे जो अलग अलग एक्टिविटी है, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि एक हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, एक हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, अगर इन दोनों के बीच में हार्मनी नहीं है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस एक्टिविटी, जो हमारी सेलिंग एक्टिविटी है, उसको कम कर देगा। या हमारे जो जितना हमारा अगर मैन्युफैक्चर माल है वो उसका डेटा सेलिंग के पास नहीं है, सेलिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो वो उसमें मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, जिससे हमारा जो आइडल स्टॉक हमारे पास रह जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर कोऑर्डिनेशन का किससे हो जाता है, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटी। आई होप ये क्लियर है। थर्ड है हमारा अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर एज अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम बॉटम। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, पूरा दिख जाएगा। देखिए, ये किससे रिलेटेड होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ये हमारा टॉप हो गया और यहाँ पे हमारा बॉटम हो गया, ठीक है, ये बॉटम हो गया। अब हमारा क्या होती है, अथॉरिटी की बात कर रहा है। अथॉरिटी हमारी टॉप से लेके डाउनवर्ड आती है, कौन सी उसमें आती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आज्ञा जिसको हम कहते हैं, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो इसको, तो बॉटम से टॉप की तरफ को जाती है, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, ठीक है। ये कौन से सेंस में होता है, तो ये हमारे स्केलर चेन में होता है। ऑप्शन ए इज राइट। स्केलर चेन में ये होता है कि हमारे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी कि जो अथॉरिटी प्रदान की जाती है, वो टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट की तरफ को आती है, जबकि अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जबकि जिम्मेदारी है, जिस चीज़ के लिए आपको अथॉरिटी दी गई थी, वो चीज़ें आपने पूरी की या नहीं की, उसकी रिपोर्टिंग आप कहाँ करेंगे, टॉप लेवल पे करेंगे, ठीक है, अपने से ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैनेजर बैठता है, तो मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, अलग अलग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर बैठते हैं, तो मैनेजर क्या करेगा, सुपरवाइजर को अथॉरिटी देगा कि आप अपने सबऑर्डिनेट पे कंट्रोल रखो, लेकिन ऑन द सेम टाइम वो कहेगा कि जो पर्टिकुलर काम मैंने आपको दिया है, तो उस काम की कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी रिपोर्टिंग आप मुझे कीजिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी टू मैनेजर, ठीक है, किसकी, जो आपके सुपरवाइजर थी। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन राइट आंसर है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू। कल हमने डिस्कस भी किया था, जो हमारे उसकी मोटिवेशन की थ्योरी थी, ठीक है, मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था, उसमें एक मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी भी यहाँ पे आती है, ठीक है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में अलग अलग हमारे पास 4 यहाँ पे स्टेप्स होते हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग चीज़ें, 5 स्टेप बेसिकली होते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग टाइप की यहाँ पे नीड्स होती हैं। सबसे पहले नीड होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, इसका सबसे लोअर नीड होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोगों की नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें बेसिकली हमारा वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं। उसके ऊपर चलें तो दूसरी आती है हमारी सेफ्टी की नीड, सेफ्टी यानी सुरक्षा की नीड। सुरक्षा नीड, सेफ्टी इन द सेंस पर्सनल सेफ्टी है ना, सिक्योरिटी या एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी, एक रेगुलर इनकम की सेफ्टी, साथ ही हेल्थ की सेफ्टी, प्रॉपर्टी की सेफ्टी, अपने फैमिली की सेफ्टी। तो ये हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो ये हमारे कौन से लेवल पे आते हैं, सेकंड लेवल पे, ठीक है, सेकंड अपर। थर्ड आता है
लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो हमारे इन स्टेप से अधूरा नहीं रहता। लव एंड बिलोंगिंगनेस इन द सेंस कि हम किसी से फ्रेंडशिप चाहते हैं, ठीक है, इंटीमेंसी चाहते हैं, हमारी फैमिली है, हमें फैमिली से लगाव रहता है, सेंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लव एंड बिलोंगिंगनेस से होती है। और उसके बाद आता है स्टीम, ESTEEM, ठीक है, स्टीम। स्टीम किसे बोलते हैं? स्टीम उसे बोलते हैं जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और उसके अलावा सेल्फ स्टीम। उसके अलावा कोई हमें पहचानता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मन की बात में उन्होंने किसी का जिक्र कर दिया, किसी एक व्यक्ति का जिक्र कर दिया, तो वो रातों रात फेमस हो जाता है, ठीक है, दूसरे दिन उसके घर पे मीडिया पहुंच जाती है। तो वो होता है हमारा क्या, रिकॉग्निशन। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो हमारे कंपनी जो होती है, वहाँ पे भी ये चीज़ें अप्लाई होती है कि हमारा बॉस हमको बेसिकली पर्सनली हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर बन जाता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ होता है, फ्रीडम होता है। तो ये हमारी सब चीज़ें किस में आती है, स्ट्रीम में आती है। लास्ट हमारे सबसे अपर लेवल की जो हमारी नीड होती है वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे हाई लेवल की नीड चाहिए। हमें रोटी कपड़ा मकान से उठ गए, हम सेफ्टी की नीड हमने ले ली, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड भी हमारे पास उपलब्ध है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है। उसके बाद स्टीम भी अपने पास है, और तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, यानी कि जितना सबसे टॉप पे हमें पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन होता है, हर कोई टाटा बिरला अंबानी जैसा बनना चाहता है, तो उसकी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो उस लेवल तक पहुंचना चाहता है। तो ये हमारी किसकी थी, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है मोटिवेशन की, उसके ये स्टेप्स होते हैं। इसमें पूछा क्या है, रिलेट्स, किससे रिलेट्स करती है, ये तो सीधी सीधी बात हो गई, मोटिवेशन से रिलेट करती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MBO इज ए टेक्निक ऑफ। MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमारा किस चीज़ की टेक्निक होती है, तो ये हमारे प्लानिंग की टेक्निक होती है, कंट्रोलिंग की होती है, या सी बोल रहा है नीदर प्लानिंग नॉर कंट्रोलिंग, या बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए ये हमारी होती है कंट्रोलिंग की टेक्निक। कैसे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या एक अप्रोच अडॉप्ट की जाती है मैनेजर्स के द्वारा, जिसमें वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर एक गोल को सेट करते हैं, एक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और सबकी जिम्मेदारी बना दी जाती है, प्रिस्क्राइब कर दी जाती है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, और उसको हमको एक फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड में हमें अचीव करना होता है। दैट इज कॉल्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारे जो मैनेजमेंट है वो भी साथ रहता है, हमारे सबऑर्डिनेट भी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस गोल को अचीव करने के लिए लाइबल रहते हैं। उसके लिए उन्हें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी दी जाती है, यानी कि उनको अथॉरिटी भी प्रदान की जाती है कि आप ये काम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो गोल है वो अकॉम्प्लिश हो सके। तो MBO हमारा किससे है, प्लानिंग से रिलेटेड है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। देखिए यहाँ पे दो टाइप का प्रॉफिट हमें बेसिकली देखने को मिलता है। एक होता है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और दूसरा हमारा होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है। एक तो होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री हमारा क्या होता है, जब भी हम कोई कंपनी को परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल दो कंपनियों का मर्जर होने जा रहा है, दो कंपनियां अमलगमेटेड होने जा रही हैं, ए कंपनी है या बी कंपनी है, दो कंपनी हैं, ए ने बी को परचेज करना है, लेकिन परचेज करने से पहले उसे कुछ प्रॉफिट होता है, परचेज की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है, उससे पहले उससे कुछ प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं, तो वो हमारा होता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस, या कुछ भी मतलब, या ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन यानी कि परचेज करने से पहले, तो दैट इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया जब परचेज कर ली है, उसके बाद जो एक्टिविटी परफॉर्म की हैं उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो चीज़ें हमारी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे कैपिटल रिजर्व के अंडर।
बी आंसर इज राइट। क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमारा आ नहीं सकता है प्री इनकॉर्पोरेशन का, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो फाइनल स्टेटमेंट होता है। जब हमने परचेज ही नहीं किया तो हम फाइनल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, साथ ही हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। और जनरल रिजर्व तो रिजर्व होता है, इसके अंदर हम किसी चीज़ को प्रॉफिट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट किस में ऑप्शन बचता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली, आपको फिर को पता है पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये तो हमारा ईयरली बन जाता है और सब कुछ क्लियरली हर किसी के उसमें बनता ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन मतलब एक तरह से हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन किसके केस में बनता है, वो बनता है पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। पार्टनर जब हम हमारे जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्टेटमेंट को तैयार करते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेसिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके फर्दर उसके आगे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में, तो उसको स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट हमारा है क्या क्या चीज़ें ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम दिखा सकते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तो हमारा पीएनएल में आता है, सीधी सी बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ें हमारी पीएनएल में आ जाती हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी हमारा उसी में आता है, क्योंकि ये हमारे सब क्या है, हमारे ये खर्चे हैं जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये वो है, ठीक है। डायरेक्ट हमारे ट्रेडिंग में आ गए, इनडायरेक्ट हमारे पीएनएल में आ गया, ओके। तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लगा हुआ है, कंट्रीब्यूशन किसका, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन, ओके। तो पार्टनर्स का जो जनरल रिजर्व में कंट्रीब्यूशन है उसको किस में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को समझ लेना। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं ना हम कोई भी चीज़, कहीं पे अगर हमने पीएम केयर्स फंड में इधर उधर हम फंड्स में कहीं पर भी डोनेशन करते हैं तो वो हमारा एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है पर्सनली। तो इसी सेंस में यहाँ पे याद करने के लिए कि कंट्रीब्यूशन हो गया तो मतलब पार्टनर से रिलेटेड है, तो जब पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर इन 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द। देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन होता है जब हमारी एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर लेती है तो उसको हम लिक्विडेशन भी, इसके लिक्विडेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमलगमेशन भी होता है, ऑब्जर्प्शन भी होता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन भी होती है, 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन हम एक मोटा मोटा लिक्विडेशन का मतलब समझ जाते हैं कि एक कंपनी दूसरे को परचेज कर रही है, ठीक, या एक दूसरे में मर्ज हो रही है, जिस तरह से भी आप कह लें। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इसमें फर्स्ट पेमेंट किसको किया जाता है, बेसिकली अगर बात करें हम एक्सपेंसेस के पेमेंट की, जो हमारे एक्सपेंसेस का पेमेंट या लाइबिलिटी का पेमेंट, 2 पेमेंट यहाँ पे होती है। एक तो हो गया एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के पेमेंट के रिगार्डिंग अगर बात करेगा तो लीगल एक्सपेंसेस का सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। अगर लाइबिलिटी के पेमेंट का अगर बात करेगा तो यहाँ पे हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स, यहाँ पे कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसको यहीं पे ऐसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ले लेते हैं, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आप बनाते क्या है, लिक्विडेशन में आपने एमकॉम अगर किया है तो एमकॉम या बीकॉम में आपने जब भी लिक्विडेशन पढ़ा है तो वहाँ पे आपने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपने बनाया होगा। उसमें अपने हम क्या करते हैं, अपने जो एसेट्स है, जो जो कंपनी बिक रही है उसके एसेट्स को बेचकर उसकी वैल्यू को रियलाइज करते हैं, उसके एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज करते हैं, तो वो हमारी रियलाइजेशन वैल्यू होती है, ठीक है।
तो वो जिस उस एसेट्स को बेच के जितनी भी वैल्यू रियलाइज हुई वो हम सारे अपने लेफ्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड जो होता है उसमें बेसिकली हम लिखते हैं, और पेमेंट जो होती है हम राइट साइड में उसको दिखाते हैं। तो पेमेंट में सबसे टॉप में जो राइट साइड की पेमेंट होती है सबसे टॉप में वो होती है हमारी लीगल चार्जेज की पेमेंट सबसे पहले। दूसरा होता है लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, जो हमने लिक्विडेटर अपॉइंट किया है अपनी कंपनी के सेटलमेंट के लिए, तो उसके एक्सपेंसेस उसको भी हमें पेमेंट करना होता है उसके रेमोरेशन का। ठीक है, तो लिक्विडेटर्स रेमोरेशन सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड में हमें करना होता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट। उसके बाद हमें डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर का पेमेंट। शेयर होल्डर में भी सबसे पहले प्रिफरेंशियल शेयर आता है, फिर लास्ट में जो हिस्सा बच जाता है फिर वो इक्विटी शेयर को मिलता है। क्लियर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमें सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ए। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हो सकता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। कंपनसेशन तो आप सभी समझते हैं, किसी काम के बदले में दिया गया जो भी पैसा है उसको कंपनसेशन बोला जाता है। वर्कमैन मतलब जो लेबर है हमारे, या एम्प्लॉई मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, लेबर मान लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे उनके जो काम के बदले में उनको पेमेंट कर दी जाती है, उनको कंपनसेट किया जाता है, तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन बोला जाता है, और उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाता है। तो इसका देखते हैं सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला है प्रोविज़न। देखिए प्रोविज़न हमारा किसी एक निश्चित जो हमारा जो एक्सपेंसेस या इनकम है उसके बेस पे हम प्रोविज़न बनाते हैं। जैसे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि जो डेट हमें नहीं मिलने वाला है, जो हमें डेटर ने हमने पेमेंट करना था, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दे पेमेंट का, हमें लगता है कि ये पेमेंट ना कर पाए, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजंस बना लेते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इस तरह से कुछ प्रोविजंस बनाते हैं हम। तो वो प्रोविजंस तो हम फंड में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कंपनसेशन है, डायरेक्ट कंपनसेशन देना है हमें। इस तरह की लाइबिलिटी के लिए हम ये प्रोविजंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाई जाती है हमारी जो हमें मिलने वाला है, ये वो नहीं मिल पाया, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोविज़न बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी के लिए हम किस तरह का प्रोविज़न बना सकते हैं, क्योंकि उसका तो हमें खुद पेमेंट करना है ना, जिसको हमें पेमेंट करना है वो प्रोविज़न बनाएगा उसके लिए। तो हमारा प्रोविज़न तो किसी भी तरह का हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा है सरप्लस। थर्ड है करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि नहीं बना सकते, क्योंकि लाइबिलिटी का तो वो बनाएगा कि जिस पर्सन को मिलने वाला है उसको वो सोचेगा कि अगर मुझे बाई चांस नहीं मिल पाया उससे पेमेंट, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपने प्रॉफिट को, मैं अपने कैसे लॉस को मैनेज करूँगा, तो उसके लिए वो हमारे अपना प्रोविज़न सेट करेगा। तो लाइबिलिटी तो हमारा नहीं है। लोन के लिए तो हम किसी तरह का कोई यहाँ पे कंपनसेशन फंड ये सब कुछ होता नहीं है। लोन तो हमारा लोन है भाई, लाइबिलिटी है, ये भी हमारी पेमेंट करना है तो करना है हमें वापस रिपेमेंट। बचता क्या है? सरप्लस। सरप्लस में से वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पे बचाया जाता है। सरप्लस तो समझते ही है, ठीक है, प्रॉफिट सरप्लस। तो 9th का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। 10th क्वेश्चन है डिबेंचर ऑफ 4,25,000। इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं 2 एस्पेक्ट आपको बताऊंगा अभी। एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन लिख जाए। डिबेंचर ऑफ ₹4,25,000 आर issued against the purchase of asset of ₹4,40,000. In this case the amount of 25,000 is। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, एक एसेट को परचेज किया है, जो एसेट कितने की है? 4,50,000 की है। एसेट की प्राइस क्या है? 4,50,000। लेकिन उसके बिहाफ में पेमेंट ना करते हुए उस एसेट के बदले में 4,25,000 के डिबेंचर इशू कर दिए हैं। मेरा एग्जांपल ले लीजिए। चलो मेरे को एक एसेट पसंद आई जो थी 4,50,000 की, मेरी कंपनी है खुद की। तो मैंने क्या किया कि वो एसेट को परचेज कर लिया। ठीक है, एसेट्स को परचेज किया, लेकिन कैश में नहीं किया। उसके बदले में मैंने डिबेंचर इशू कर दिए 4,25,000 के। डिफरेंस समझ में आया? एसेट का वैल्यू 4,50,000, पेमेंट 4,25,000, कहाँ चले गए 25,000 एक्स्ट्रा?
जो 25,000 कम क्यों मिला, तो 25,000 हमारा होता है कैपिटल रिजर्व। दो चीज़ें होती है, अब इसको डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे देखिए, एक होता है हमारा कैपिटल रिजर्व और एक हमारा होता है गुडविल। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको अलग अलग आप, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कैपिटल रिजर्व किसके केस में होगा, जब हमें वैल्यू कम रियलाइज हुई, कम वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। हमारी जो हमारा जो एक सेकेंड, हाँ, तो हम यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल की। तो कैपिटल रिजर्व के केस में कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल, तो कैपिटल रिजर्व हमारा कब हो सकता है, जब हमने कम पेमेंट किया। एसेट थी, देखिए एसेट, बाई चांस मैंने एक पेन खरीदी, फॉर एग्जांपल पेन का एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपीज़ की पेन थी, मैंने उसके बदले में पेमेंट किया 90 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ इसका क्या हो गया, हमारे लिए कैपिटल रिजर्व हो गया। क्लियर एग्जांपल। दूसरा, 100 की वही पेन थी, मैंने को पेमेंट करना पड़ा 110 का, क्यों, तो मैंने ज़्यादा पेमेंट क्यों किया, ज़्यादा पेमेंट किया गुडविल की वजह से। गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है किसी की प्रतिष्ठा, किसी का नाम जो चलता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे आप स्ट्रीट फूड खाते हो, स्ट्रीट फूड में आपको सस्ते में जो चाउमीन है वो 20, 25, 30 रुपए की आपको नॉर्मली मिल जाती है। तो एक हिसाब से आप मान लो कि उसके कंपैरिजन में अगर आप कहीं मॉल्स में चले जाते हो, वहाँ पे चले जाते हो तो आपका नाम, या मैकडोनल्ड्स में चले जाते हो तो आपका वहाँ पे क्या चलता है, उनका नाम चलता है, ठीक है। या आप डोमिनोज में चले गए तो उनका एक ब्रांड नेम चलता है, तो उनकी गुडविल मार्केट में बनी हुई है। उस गुडविल के बदले में ही उनके जो खाने के आइटम होते हैं वो इतने महंगे होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 की थी, मैंने इसको कितने में परचेज किया, 110 में परचेज किया, तो 10 रुपये मैंने उनके गुडविल के पेमेंट किए। अगर 100 की थी, मुझे मिल गई 90 में, तो 10 रुपये कैपिटल रिजर्व हो गया। सिंपल सी बात है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 इम्पोर्टेंट MCQ। आई होप कि आपको ये सारे क्लियर होंगे, और अगर इसके किसी आंसर्स में आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है या आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।